हेलो दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वॉरियर्स पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बाल विकास का पार्ट 3 लेकर आया हूं। आज इसमें अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, चिंतन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है चिंतन। किसी भी परीक्षा में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक चिंतन। सबसे पहले चिंतन को समझने का प्रयास करते हैं कि चिंतन का जन्म कैसे होता है, चिंतन है क्या। चिंतन वह प्रक्रिया है जो किसी समस्या से जन्म लेती है। चिंतन का जन्म किसी समस्या से होता है। अगर कोई समस्या है तभी चिंतन जन्म लेता है। अगर हमारे पास कोई समस्या है, हम उसका समाधान करना चाहते हैं, तो हम उसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है। तो जो हमने यह प्रक्रिया की, उसके लिए जो हम काम करेंगे, जो उसके लिए परेशान होंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए इस प्रॉब्लम को, तो वही अपना चिंतन कहला जाएगा। तो एक बोलचाल की भाषा में अपन अगर परिभाषा की बात करें, तो सरल शब्दों में बात करें तो चिंतन वह प्रक्रिया है जो किसी समस्या के कारण उत्पन्न होती है। समस्या समाधान। समस्या से अगर अपन को समाधान तक पहुंचना है तो बीच का एक कड़ी चिंतन की कड़ी इसको जोड़ेगी। अगर समस्या से समाधान पहुंचना है तो चिंतन का होना बहुत जरूरी है। अब चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है चिंतन? मानसिक प्रक्रिया है। अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो वो मानसिक रूप से चिंतन करेगा, दिखाई तो देगा नहीं कि वो चिंतन कर रहा है। तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जो मन के अंदर चलती है। कोई व्यक्ति मन के अंदर ही उस चिंतन करता है और उसका समाधान खोजने की कोशिश करता है। तो आपको समझ में आया होगा कि चिंतन क्या है। तो चिंतन की कुछ परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। क्या जो परिभाषाएं हैं, बाल विकास के अंतर्गत परिभाषाएं सशब्द बिल्कुल परीक्षाओं में आ जाती हैं। क्या है, उन पे अपने अनुसार किसी शब्द को बदला नहीं जा सकता है। भले ही उन शब्दों का अर्थ एक हो या एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएं सशब्द ही परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जिनको अपन देखते हैं तो चिंतन की परिभाषा एक वुडवर्थ महोदय हैं। वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कहा चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक प्रक्रिया है। तो शब्दों से आप में आ ही गया होगा कि चिंतन शब्द मैंने आपको जैसे बताया है कि चिंतन किसी समस्या के कारण ही जन्म लेता है। तो चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक प्रक्रिया है। तो जो चिंतन है एक मानसिक प्रक्रिया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि चिंतन किसी को दिखाई नहीं देता है। यह एक फिजिकली कोई क्रिया नहीं है जो आपको दिखाई देगी। यह मन के अंदर होती है ना। अपन किसी व्यक्ति को देख के ये नहीं बता सकते हैं कि ये चिंतन कर रहा है, मन है ना, तो दिखाई नहीं देगा। ये मन के अंदर ही होता है चिंतन। तो वुडवर्थ महोदय ने चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक प्रक्रिया है और इसको अपन को सशब्द ही याद करना है। अगली परिभाषा कॉलसनिक ने दी है, संकल्पनाओं का पुनर्गठन ही चिंतन है। संकल्पनाएं जो व्यक्ति अपने समस्या समाधान के लिए जो कुछ भी सोचता है, सभी संकल्पनाओं का पुनर्गठन मतलब जो उसके पूर्व में अनुभव लिए हैं, उसने अपने जीवन में कहीं ना कहीं जो अनुभव लिए हैं, उसी के आधार पे व्यक्ति चिंतन करता है। तो संकल्पनाओं का पुनर्गठन ही चिंतन है। तो सभी संकल्पनाओं को जोड़ के व्यक्ति देखता है अपनी समस्या के समाधान के लिए। इसके बाद क्रो एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने भी अपनी एक परिभाषा दी है चिंतन के लिए।
किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूलभूत आधार है। तो क्रो एंड क्रो महोदय ने बताया कि किसी बालक की उसकी जीवन में क्या घटित हो रहा है, वह जीवन में कितना सक्सेसफुल होता है, ये उसकी चिंतन की योग्यता पर निर्भर करता है कि उसका चिंतन जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार से बालक सफल होगा। कि बालक किस तरह से चिंतन करता है, आप सकारात्मक, नकारात्मक या जो भी है, तो यह उसकी सफलता के लिए मूलभूत आधार साबित होगा चिंतन। क्रो एंड क्रो महोदय ने अपनी परिभाषा में यह स्पष्ट किया है। और परिभाषा देखते हैं, जे.एस. रॉस की परिभाषा देखते हैं। जे.एस. रॉस के अनुसार चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की मानसिक क्रिया है। चिंतन जो है ज्ञानात्मक पक्ष की मानसिक क्रिया है। मानसिक क्रिया मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि मतलब मन की क्रिया, यह कोई फिजिकल रूप से इन्वॉल्व नहीं होगा कोई व्यक्ति, इसमें वो मन में चिंतन करता है, सोचता है। तो चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है। तो ये चिंतन की कुछ परिभाषाएं थी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, है ना। हर मनोवैज्ञानिक ने अपनी अपनी परिभाषाएं अपने अनुसार दी हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि सभी परिभाषाओं का अगर आप इसका अर्थ की दृष्टि से समझेंगे तो एक ही जैसा मतलब निकल रहा है ना। सभी मनोवैज्ञानिक समथिंग लगभग एक ही जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन परीक्षाओं में अर्थ इम्पोर्टेंट नहीं है, परीक्षाओं की दृष्टि से इसके शब्द इम्पोर्टेंट है। परीक्षाओं में सशब्द परिभाषाएं पूछी जाती हैं। जैसे आ जाएगा चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की मानसिक क्रिया है, तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि यह कथन किसने कहा, जे.एस. रॉस ने कहा। तो बिल्कुल सशब्द अपन को परिभाषाएं याद होनी चाहिए, है ना। तो परिभाषाएं काफी बहुत सारी हैं इनकी, लेकिन जब अपन बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये परिभाषाएं अपने फ्लो में, रनिंग में आ जाएंगी, तो फिर याद रहने लगेंगी अपन को। चिंतन की परिभाषाओं के बाद हम चिंतन की कुछ विशेषताएं देखते हैं। चिंतन की पहली विशेषता है चिंतन मानसिक प्रक्रिया है। मैं आपको बता चुका हूं, चिंतन मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा है चिंतन में किसी समस्या का होना जरूरी है। बिना समस्या के चिंतन नहीं हो सकता है, तो इसकी विशेषता है चिंतन में किसी समस्या का होना जरूरी है। चिंतन स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। चिंतन स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। यह जो टर्म है स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल मतलब जो हमारे सामने विद्यमान है, हमारे सामने उपस्थित है कोई समस्या, उससे अपन सूक्ष्म की ओर जाते हैं। मतलब जो अपनों को ज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। हमारे सामने अगर कोई समस्या है, हम उसका समाधान करते हैं, तो उसको अपन कहेंगे स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। चौथी विशेषता है चिंतन की, चिंतन में विश्लेषण और संश्लेषण की भूमिका महत्वपूर्ण है। चिंतन में विश्लेषण और संश्लेषण की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी वर्क के बारे में एनालिसिस करना, फिर उसके रिजल्ट पे पहुंचना, इन दोनों का बहुत ही महत्व है चिंतन में। और पांचवा और इसकी अंतिम विशेषता की बात करें तो चिंतन अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। चिंतन एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है।
तो इन प्रक्रियाओं के द्वारा हम ये जो आपको विशेषता देखी, ये सब विशेषताएं चिंतन की हैं। इन्हीं सब विशेषताओं का होना जरूरी है चिंतन में, है ना। और चिंतन किसी न किसी प्रकार की समस्या से ही उत्पन्न होता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चिंतन की विशेषताओं के बाद अब चिंतन के प्रकार पे आते हैं। चिंतन कितने प्रकार का होता है, तो चिंतन की प्रकार की बात करें, सबसे पहला प्रकार होता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। इन शब्दों को आपको समझना जरूरी है कि प्रत्यक्षात्मक चिंतन है क्या। प्रत्यक्षात्मक चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति के वास्तविक रूप से जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए वह प्रयास करता है। अगर व्यक्ति को दैनिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, वह समस्या उसके सामने है, तो उस समस्या को वह हल करता है, हल करने की कोशिश करता है, लोगों से मदद लेता है, तो ये प्रत्यक्षात्मक चिंतन के अंतर्गत आएगा। मतलब इसमें समस्या का वास्तविक रूप से होना जरूरी है, वास्तविक रूप से होना जरूरी है समस्या का। यह सबसे चिंतन का सबसे सरल विधि है, सरल मेथड है। दूसरा प्रकार बात करें तो कल्पनात्मक चिंतन। कल्पनात्मक चिंतन की बात करें तो इसमें व्यक्ति किसी नई चीज की शुरुआत करना चाहता है, किसी नई चीज की जो उसके सामने उसको जरूरत है, लेकिन वह उसके बारे में एकदम नया सोचना चाहता है। जैसे किसी प्रकार की कोई खोज करना चाहता है या किसी नए काम की शुरुआत करना चाहता है, उसके बारे में चिंतन करता है ना। दोनों में डिफरेंस, अंतर समझिएगा कि जो प्रत्यक्षात्मक चिंतन था उसमें मान लो अपन किसी काम को कर रहे हैं, उस काम के दौरान अगर समस्या आई है तो उसको प्रत्यक्षात्मक चिंतन के अंतर्गत रखेंगे, लेकिन हमने कोई काम शुरू ही नहीं किया, उस काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उसको कल्पनात्मक चिंतन के अंतर्गत रखेंगे। इसमें जैसे खोज, कोई भी और वर्क करना जिसकी अपन शुरुआत कर रहे हैं, कोई भी व्यवसाय की शुरुआत करना, किसी भी व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में जो समस्याएं आती हैं उसको अपन कल्पनात्मक चिंतन के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद का जो प्रकार है चिंतन का वह है प्रत्ययात्मक चिंतन। प्रत्ययात्मक चिंतन की अगर हम बात करें तो इसमें अमूर्त समस्याओं के बारे में या अमूर्त वस्तुओं की समस्याओं का चिंतन करते हैं। इसमें किसी चिन्हों के माध्यम से, किसी चिन्हों संकेतों के माध्यम से इसको व्यक्त करते हैं। जैसे हम बात करें कि आपने देखे होंगे कि जो ट्रैफिक रूल्स रहते हैं, इनमें जब अपन चलते हैं तो कहीं लिखा होता है कि ऐसे एरो बना होता है, तो अपन को पता चल जाता है कि आगे से दाएं मुड़ना है, आगे से दाएं मुड़ना है। लेकिन क्या इस चीज को अपन लिख भी तो सकते थे, लेकिन अपन ने उसको सरल बनाने के लिए, है ना, अपन ने उसके बारे में चिंतन किया और प्रत्ययात्मक चिंतन के अंतर्गत जो संकेत है, चिन्ह है, उसके माध्यम से अपन ने उसको व्यक्त कर दिया। मतलब बड़ी से बड़ी भाषा के रूप में हमने लिखने से अच्छा है हम उसको एक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित कर सके। तो प्रत्ययात्मक चिंतन के अंतर्गत अपन इसको रख देंगे। इसके बाद अगला प्रकार है चिंतन का तार्किक चिंतन। अगला प्रकार है तार्किक चिंतन। यह सबसे बड़ा प्रकार मान, यह कठिन मान सकते, सबसे कठिन चिंतन है, सबसे कठिन चिंतन, ये जटिल चिंतन है। जैसे पहला वाला था वह सबसे सरल चिंतन था और यह सबसे जटिल चिंतन है। इसके अंतर्गत कुछ ब्रॉड समस्याओं को रखा जाता है, कुछ बड़ी समस्याएं, जैसे किसी काम को करने के लिए कई छोटी छोटी समस्याएं आती हैं। जैसे अपन ने किसी कंपनी को खोला या अगर किसी कंपनी को अपन चलाना चाहते हैं, तो कंपनी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक निश्चित लक्ष्य होता है उसको कि यहाँ पहुंचना है, तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसने कई प्रकार की समस्याओं को फेस किया होगा, है ना। मतलब छोटी छोटी मिलके
सैकड़ों प्रकार की समस्याएं उनके सामने आई होंगी, इसके बाद उनको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो इन समस्याओं को, जो टोटल ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को अपन रखेंगे तार्किक चिंतन के अंतर्गत, क्योंकि यह एक बड़ी समस्या है। इसमें एक लक्ष्य का निर्धारण पक्का होता है कि अपन किस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आया कि चिंतन के 4 प्रकार हैं, और सामान्य बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं मैं आपको समझाने में। तो आपको लिखने से ज्यादा समझने को प्राथमिकता देनी है ना, कि उस चीज को आपको समझ में आना चाहिए। तो चिंतन के कुछ प्रकारों को जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में चिंतन और कुछ कल्पना के बारे में बात की थी। सामान्य बोलचाल की भाषा में अपन समझ लेते हैं कि चिंतन या कल्पना करना एक ही बात है, लेकिन बाल विकास की दृष्टि से थोड़ी सा मैं बताना चाहूंगा आपको कि चिंतन और कल्पना दोनों में अंतर है। तो समझेंगे कि जो चिंतन होता है, इसमें अपन किसी काम को करते हैं, चिंतन करते हैं, तो इसमें भूल होने की संभावना होती है, इसमें गलती हो सकती है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि अपन कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मानवीय क्रिया है और मानवीय क्रिया में त्रुटि होती है, और खासकर प्रत्यक्ष रूप से की गई क्रियाओं में, मानवीय क्रियाओं में त्रुटि होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसमें भूल का रोल नहीं रहता है, इसमें भूल नहीं होती है, इसमें भूल नहीं होती है, क्योंकि कल्पना करना है अपन को, किसी चीज के बारे में सोचना है। तो भूल कैसे होगी? जब किसी चीज को सोचना है, किसी चीज के बारे में कल्पना करना है, तो उसमें भूल का गुंजाइश नहीं रहती है। और चिंतन की बात करें तो यह वास्तविकता से संबंधित रहता है। ये वास्तविकता, जो समस्या आपके वास्तविक जीवन में आपके सामने आई है, उससे संबंधित होता है। इसमें वास्तविक हो भी सकता है, वास्तविक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कल्पना आपकी वास्तविक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। तो बेसिकली इनमें अंतर है कल्पना और चिंतन में। बाल विकास से चिंतन एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक प्रश्न जरूर आता है परीक्षाओं में। तो कैसा लगा आज का आपको आज का ये वीडियो? चिंतन बाल विकास में महत्वपूर्ण रोल रखता है ना, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ना। तो आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमें जरूर बताएं। एक और आप लोगों को सूचना है कि कोई भी बच्चा 10th क्लास की NCERT की मैथ्स अगर पढ़ना चाहता है या सॉल्व करना चाहता है, तो हमारा एक चैनल है नेक्स्ट एजू करके, नेक्स्ट एजू, इस पे जाके पढ़ सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।